नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के युवा नेता रोहित मिश्रा जी। रोहित मिश्रा जी के अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो पेशे से एक अच्छे अधिवक्ता हैं और सिर्फ 10 सालों में उन्होंने अपने पेशे में एक बड़ा नाम किया है। वहीं इसके इतर देखें तो वो एक सक्रिय राजनेता भी हैं, लगातार कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस जैसे संगठन में उन्होंने एक संगठक की भूमिका अदा की है और संगठन ने जब जब उन्हें जो दायित्व दिया है उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। कई चुनावों में वो कई प्रदेश के प्रभारी बनाए गए, कई दायित्व उनको दिए गए और समय समय पर उन टास्कों को उन्होंने पूरा किया है। तो आइए सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत करते हैं। शुक्रिया। रोहित जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आपके सियासी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे साथ 2 कंडीशन थी। मैं जज बनते बनते वकील बन गया और वकालत पढ़ते पढ़ते राजनीति में चला गया। कंडीशन व्यक्ति को हर जगह ले जाती है या फिर ये कहें कि कुछ प्रकृति निर्धारित करती है। कुछ लोग प्रेरणा से आते हैं, लेकिन मैं स्वप्रेरणा से राजनीति में आया हूँ। लेकिन आप कांग्रेस में ही क्यों आए? क्या कांग्रेस की रीति नीति, क्या सिद्धांत आपको अच्छे लगे कि आपने कांग्रेस पार्टी का चुनाव किया? देखिए, उसके 2 कारण होते हैं। जो आज लड़का जन्म लेगा उसको मात्र भाजपा दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी जो कर रही है वो व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रही है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं जानेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसके पहले, इनके कार्यकाल के पहले जन्म लिया है और पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अच्छे तरीके से वो कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर मूवमेंट को अगर जानता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीवन के जो संघर्ष हैं, जो एक संगठन का जीवन होता है, उसके जो संघर्ष को जानता है, तो वर्तमान राजनीति और इसके पूर्व की राजनीति में अगर संयोजन करेगा तो वो कांग्रेस का हो जाएगा। मैं ये दावे से कहता हूँ। तो मेरा ये कारण था, मेरे राजनीति में कांग्रेस में ही आने का कारण ये था कि मैं कांग्रेस को बहुत नज़दीक से जानता था, इसलिए मुझे कांग्रेस ही अच्छी लगती थी। आपका जो राजनीतिक जीवन है, जो कार्यकाल है, कितने वर्ष का हो चुका है और अभी तक अपने दल कांग्रेस में रहकर आपने क्या पाया, क्या खोया और कैसा अनुभव रहा? मैं वर्ष 2007 से, जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गया, मैं वर्ष 2007 से राजनीति को जानता था, राजनीति में सक्रिय था। वाद विवाद प्रतियोगिता हो या फिर कोई भाषण मंच संचालन हो, लगातार सक्रिय रहा। मैं रीवा में लॉ कॉलेज में जब पढ़ाई करने गया, उस दौरान मुझे NSY के चुनाव पद्धति के माध्यम से मैं महासचिव के रूप में हुआ। तो मुझे ये लगने लगा कि नहीं, राजनीति एक ऐसा स्पेस है, राजनीति एक ऐसा स्पेस है जिसके माध्यम से आप अपने आप को, जो अपने अंदर की प्रतिभा है, उसको आप निखार सकते हैं और खुद जो आपका विजन है उसको आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, राजनीति में मुझे जाना चाहिए और सक्रिय रूप से हम काम कर सकते हैं। तो उस दौरान से ही मैं फिर राजनीति की ओर सक्रिय हुआ और मैं दिल्ली में जाके एक ARO के नीचे, हमारे यहाँ असेंबली रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते हैं, जो युवा कांग्रेस का चुनाव कराता है, वो असेंबली रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे PO रखता है, पोलिंग बूथ ऑफिसर। उसके नीचे से काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इससे बेहतर राजनीति करने का स्पेस नहीं मिल सकता, एक छोटे स्तर से। फिर मैं वहाँ से शुरू किया तो मैं कई स्टेट में, लगभग 18 स्टेट में DRO, PRO, ZRO के रूप में NSY यूथ में काम किया। मुझे वहाँ ये आभास हुआ कि अगर मैं यहाँ से कुछ सीख लेता हूँ तो फिर मुझे सीखने का जो एक जरिया है वो मिल जाएगा और मुझे एक नाम मिल जाएगा, मुझे एक मुकाम मिल जाएगा और जब मैं ज़िले में जाऊँगा अपने क्षेत्र में तो मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। जब आपने राजनीति को ज्वाइन किया तब आपकी पार्टी हम विपक्ष में रही और लगातार विपक्ष की भूमिका में आप थे, लगातार आप संघर्ष करते रहे। कैसा महसूस हुआ, क्या अनुभव रहा विपक्ष का? मुझे लगता है कि राजनीति विपक्ष की ही है। मेरी अगर ओपिनियन हो, मैंने जो महसूस किया है, राजनीति विपक्ष में ही की जाती है। राजनीति जब सत्ता में आ जाता है कोई व्यक्ति तो वो मूक बधिर हो जाता है, वो गूंगा हो जाता है और सत्ता में रहने वाला व्यक्ति गूंगा होता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला लेवल में गूंगे हैं। वो कभी भी कोई भी गलत चीज़ का विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने दल का विरोध करना होता है। मैंने ये आभास किया है कि विपक्ष में रहते हुए जो चीज़ मैं बेबाक तरीके से कह सकता हूँ कि आप गलत कर रहे हो, उतना सत्ता में रह के नहीं किया जा सकता।
जितना मैंने किया है वो विपक्ष में रह के मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैं खुद को साबित करने का एक अच्छा स्पेस पाया। जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होना बट नेचुरल है, और आप भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, तो आपकी भी एक महत्वाकांक्षा होगी और हर व्यक्ति की होती है, वो एक मानवीय स्वभाव है। तो आप हमेशा संगठन की राजनीति में काम करना चाहते हैं या आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? क्या है आपकी भविष्य की योजना, क्या सोच के रखा? रिजल्ट हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, यह तो सब जानते हैं। संगठन भी सत्ता की ओर ही ले जाता है। संगठन में चल के हम सीख लिए, तो अगर कभी भी पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी को अगर लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, पार्टी को लगेगा कि हमें अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है, अगर उनको मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा संगठक या अच्छा नेतृत्व दे सकता हूँ, तो जब कभी भी वो मुझे अवसर देंगे तो एक अच्छे तरीके की जो राजनीति होती है वो सीधी में भी देखने को मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। गर्म मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रवादी मुद्दे होते हैं, जो हिंदूवादी विचारधारा होती है, उस पर आप भी आपके बड़े नेताओं द्वारा बीच बीच में कुठाराघात किया जाता है, ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे पूरे राष्ट्र के ऐसे तबके के लोग हैं जो उन विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। जैसे 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे पे आप आग में घी डालने का काम करते हैं बोलकर। पूरे देश को भावनात्मक ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, मैं कहता हूँ ये बहुसंख्यक हिंदुस्तान है और बहुसंख्यक लोगों का सनातनी धर्म का अवधारणा है। इन लोगों ने एक नब्ज पकड़ा है, एक नस पकड़ी है कि धर्म की बात करेंगे, भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करेंगे। आज भावनात्मक ब्लैकमेल है लोग, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप क्यों नहीं भावनात्मक उनको वहाँ से अलग करते? आप विचारधारा जो है वो आम जनमानस में अपने आप को साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ये भ्रम में आम जनमानस जी रहा है? आप अपनी बात को सत्यापित क्यों नहीं कर पाते? आज तक जब हम 70 साल तक शासन किए इस देश में, तब भी हिंदुस्तान था, तब भी सनातनी धर्म थे, तब वो हमारे साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े थे। आज उनके साथ जुड़े हैं। निश्चित तौर पर जनता है, ये समय समय पर अपनी निर्णय सुनाती है और निर्णय सुनाने की ओर जा रही है। कई जगह हुआ है जहां ये बंगाल में चिल्लपों कर रहे थे, उसी बंगाल में इनको घुटने टेकना पड़ा है। लेकिन जहां 3 सीटें थी, आज 79 सीटें हैं, तो घुटने कहाँ टेक? आपकी विपक्ष की भूमिका तो शून्य थी, आपने तो पहले ही सरेंडर कर दिया कि ये ना जीते, हम चाहे गर्त में मिल जाए। आपकी क्या स्थिति हुई? जहां आप सैकड़ों में आपकी संख्या होती थी, आज आप शून्यवत हैं। वहाँ हो जाता है, इनकी भी स्थिति ऐसे ही है। केरला में भी ये शून्यवत हैं। केरला में ये बार बार कह रहे थे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा। आप इनको कमज़ोर करने के चक्कर में अपने आप को पूरी तरह से समाप्त क्यों कर रहे हैं? चाहे बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, आप तो यानी विपक्ष में भी नहीं है, तीसरे विकल्प में आते हैं। हमको इनसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इनके जो राजनीति करने का स्तर है वो राजनीति करने का स्तर बड़ा भयावह है। ये हाईजैक करते हैं पूरे सिस्टम को। हमको अन्य से खतरा कम है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन आपको भी इनकी काट ढूंढनी चाहिए, आपको अपने आप को उस तरह से अपडेट करना चाहिए। हर चीज़ की एक काट होती है, अगर वो उस तरीके को अपनाते हैं तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है। आप भी उनको काउंटर कर सकते हो अपने तरीके इख्तियार करके। पार्टी लगातार रिप्रेजेंट कर रही है। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन एक नेता के अभिमान के कारण आज लोकतंत्र बचा कहाँ है? लेकिन आपकी पार्टी में भी तो अभी तानाशाही है, राजशाही है, जिसके कारण विखंडन हो रहा है। भाई, जिसको जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिली, जिसके कारण वो असंतुष्ट होकर जाहिर है कि वो दूसरी जगह जाएगा जहां उसको सम्मान मिलेगा। उनके यहाँ क्या हो रहा है? उनके यहाँ भी तो यही है ना। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सीएम बनने के काबिल हैं, सीएम बनने की होड़ में भी रहते हैं। अभी आप 10 दिन पहले की बात देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा। वो बात तो सिर्फ सुर्खियों में रहती है, मीडिया का एक प्रोपोगेंडा होता है, लेकिन वहाँ का कोई बड़ा नेता बोला कि हम सीएम की रेस में हैं? बोलना अंदर, ये कहते हैं ना कि अंदर अंदर अकुलाहट बहुत है, घबराहट बहुत है, डर बहुत है, लेकिन बेचारे जाएंगे कहाँ? वो तो बेचारे हो गए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ ये चीज़। इंटरनल डेमोक्रेसी तो आपको मैहर में दिख गई, उज्जैन में दिख गई। वो तो ठीक है, कुछ जगह पर राजनीति में सब कुछ जाए। एक कार्यकर्ता नूरी खान जैसी नेत्री ने इतने बड़े नेता को इस तरह से जवाब दिया, उनके व्यक्तिगत जीवन पे आरोप लगाया, ये अभी तक हमने कांग्रेस में नहीं देखा था।
नूरी खान लीडर नहीं हो सकती। कभी भी हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है, हमारे यहाँ ही नहीं, हर संगठन और दल में मीटिंग होती है इंटरनल, उनको जो भी बात कहनी थी कहना। लेकिन जो कोई व्यक्ति रोड में सड़क में आके इस तरह की बात करने लगे, मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति का स्तर है। मैं नूरी खान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, नूरी खान के जो तरीके हैं, जो राजनीति में निस्संदेह अजय सिंह राहुल ने मेहनत किया है, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में मेहनत किया था, मैं इस बात को खारिज नहीं कर सकता। इसलिए नूरी खान स्वयं को स्थापित करने के लिए जिस तरीके को अपनाया है वो गलत था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे कि बिंद पुनरोदय की बात, बिंद के एक कद्दावर नेता जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, नारायण त्रिपाठी, वो लगातार बिंद पुनरोदय की बात कर रहे हैं, पृथक बिंद की मांग कर रहे हैं, इससे आप सहमत हैं? आप क्या सब अपने अपने आप को बिंद का नेता साबित करने के लिए स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी मांग है, बिंद के साथ सही में सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार तो किया जा रहा है। बिंद में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके से औद्योगिक विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लाले पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए अगर जाना होता है तो भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। इसलिए उनकी मांग जायज़ है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मंशा है, वो स्वयं को स्थापित करना चाहिए। सीधी जिले में कांग्रेस पूरी तरह से संगठित हो, मजबूत हो, उनकी जड़ें गहरी हों। अगर सिहावल विधानसभा की बात छोड़ दे तो 3 विधानसभा लगातार, अगर हम सिहावल की बात छोड़ दें, चुरहट जैसी सीट आप गंवा देते, जिसमें लगातार 50 वर्ष से एक परिवार का कब्जा था, लेकिन वहाँ भी आपकी पकड़ ढीली हो गई। ऐसी स्थिति में फिर से आपकी पकड़ मजबूत हो, संगठन स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आप एक युवा नेता हैं, आपका क्या सुझाव है? वहाँ से माननीय अजय सिंह राहुल भैया को 6 बार जनता चुनी थी, और जनता के अगर वो भरोसे पर खरे उतर रहे थे, इसीलिए उनको विधायक बनाया जा रहा था। ये बात और है कि कोई जनता भ्रमित हो गई, जनता को लगा कि इनको अगर हम परिवर्तित कर देंगे तो मुझे और बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कि आज चुनाव हो जाए, हो सकता है जनता इस बात को महसूस कर रही होगी कि अजय सिंह राहुल को हरा के हम गलत किए हैं। इसका निर्णय आने वाले समय में जनता देगी, और जनता देने के लिए तैयार है। ये समय की बात। संगठन के दृष्टिकोण से कौन ऐसे इनिशिएटिव किए जा रहे हैं जिससे संगठन मजबूत हो? कुछ इस तरह की पहल दिख रही है आपके पार्टी के अंदर? क्या युवा नेतृत्व होगा या सीनियर के भरोसे आप आगे की राजनीति करेंगे? पार्टी व्यापक पैमाने पर परिवर्तन करने जा रही है, व्यापक पैमाने पर रिसर्च चल रहा है इस संबंध में। पार्टी पूरे देश में एक तरीके से नए ढाल और तलवार लेके खड़ी होगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि जो अब तरीका होगा वो बड़ा अच्छा होगा, और हम सत्ता पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। चुराहट ही नहीं, चुराहट अपने आप में कोई देश या मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश और देश में ये स्थितियाँ बनी हैं परिवर्तन की ओर, और युवाओं को महत्व दिया जा रहा है। मैं दावे से कहता हूँ, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे लड़के भी विधायक बने हैं जिनको आप कह ही नहीं सकते कि ये विधायक हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में युवाओं पर भरोसा किया जाता है कांग्रेस पार्टी में। आप जैसे युवा जो क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, जो लगातार मुखर होकर सत्ता का विरोध किए, ऐसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है? नहीं, क्या उम्मीद है कि आने वाली जो टीम, यानी कांग्रेस की जो नई टीम बनेगी, उस टीम में आप जैसे लोगों को भी जगह दी जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे कभी उपेक्षा किया है। सीधी जिले में जितने भी मंच हुए होंगे, ज़्यादातर मंचों का मैंने संचालन किया, ज़्यादातर मंचों में मुझे बोलने का अवसर दिया गया, मुझे उस टाइम से ही सीनियर मानने। कोई ऐसा संगठनात्मक दायित्व नहीं दिया जिस पद या संगठन में जुड़कर आप कोई एक अलग अपना विजन तैयार करो, पार्टी के लिए कोई ऐसा अलग इनिशिएटिव लो? ऐसा कोई दायित्व नहीं मिला जो एक जिम्मेदारी के साथ आप उस पद का, उस दायित्व का निर्वहन करो और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नई दिशा का निर्माण करो। यह बात सही है, लेकिन बहुत सारे टाइम से, बहुत समय से बहुत सारे पद अनिर्णित हैं। वो निर्णय जल्द आने वाले समय में होने लगता है कि वही जो व्यक्ति काम कर रहा है, लगातार पार्टी से जुड़ा है, हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि उसे एक पदीय दायित्व मिले जिसका वो निर्वहन करे और दिखे कि हाँ, उसके इस पद में उसने ये छाप छोड़ी। शुक्ला जी, भाग्य से ज़्यादा और कहें कि मतलब सही समय से पूर्व कोई किसी को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जो सत्ता का संघर्ष है, फिर लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे, भाग पे सारी चीज़ें छोड़ देना कितना सही है? अगर संघर्ष करना ही छोड़ देंगे तो राजनीति करने ही क्यों आए हैं? संघर्ष तो करना होगा ना। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको
जिस तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो संगठन है, राजनीति है, चलती है। मुझे लगता है कि सत्ता और संगठन अलग अलग हैं और संगठन हमेशा अच्छा काम कर रहा है, मुझे ये मालूम है। धन्यवाद। अभी हमारी बात रोहित मिश्रा जी से हुई जो काफ़ी मुखर और बेबाक छवि के हैं और उनकी एक ऐसी इमेज है कि हमेशा उस सत्ता का विरोध किए हैं, मुखर हो के, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। अगर उनको कहीं लगा है कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं जनमानस में असंतोष है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया है और उसी बेबाक छवि के कारण उन्होंने बहुत कम समय में संगठन में एक अपना नया स्थान बनाया है। वहीं वो पेशे से वकील हैं और वकालत और राजनीति को वो पैरेलल लेके चलते हैं और एक स्तंभ के रूप में आने वाले समय में संगठन को ज़िले में स्थापित करेंगे।